इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। एपिसोड 4 की शुरुआत में जोकर उस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह जानने के बाद वहां से जाने लगा, जो देखकर वो पर्सन हैरान होने के साथ कहता है, अरे तुम कुछ भूल रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए जोकर कहा कि इसको आज शाम 7 बजे एक कुरियर ले जाएगा और उसे बिना सवाल जवाब किए बिना दे देना। अगर वो किसी भी कारण से इस इन्फॉर्मेशन को नहीं ले जा पाया तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस पर्सन की डर के मारे फटकर 4 हो चुकी थी, पर वो रिलैक्स होते हुए बताता कि शाम 7 बजे, अभी तो 3 घंटे बाकी हैं। इन 3 घंटों में मैं अपना हाथ धो सकता हूँ। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर ट्रेन स्टेशन की तरफ आ गया था और इस खौफनाक मंजर को देखकर मिंग फई का कहना है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान गिर पड़ा हो। यह नुकसान काफी ब्रूटली तरीके से हुआ है। इस पे जीहांग कहता कि कॉम्प्लेक्स का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। अगर ये नॉर्मल अर्थक्वेक होता तो डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि स्टेशन अभी अभी चालू हुआ था, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर खून लगा हुआ था। उसी वक्त जीहांग एक बंदे का जिक्र करते हुए बताता कि रेमंड उस समय शायद यहीं पर खड़ा होगा। जिस बात का जवाब देते हुए मिंग फई कहता है, ब्रदर जमीन पर पड़े हुए कांच के टुकड़े से तुम क्या ही पता लगा सकते हो। वो बात सुनकर जीहांग का कहना है, हम कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन कोई है जो उसे देख सकता है। उस समय के हालात को इमेजिन करने की उसमें स्किल है। तभी जीहांग उसको वीडियो कॉल करने लगा था और वो जिसको वीडियो कॉल कर रहा था उसको मिंग फई अच्छे तरीके से जानता है। फिर जीहांग उस बंदी से बातें करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे आसपास के मंजिल को साफ तौर पर देख सकती हो। जिस पर वो लड़की एग्री थी। साथ ही वो बताती है, नोर्मा ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं सब कुछ पहले से ही समझ चुकी हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम रेमंड के रास्ते पर चलो और मैं उस जगह को दोबारा से इमेजिन करने की कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ मिंग फई नोनो को देखकर अपने मन में कहा, क्या मुझे उसे हेलो करना चाहिए। तभी नोनो पूछ लेती है, तुम्हारे भाई और कौन है। अब ये सुनकर मिंग फई हैरान हो गया था, क्योंकि वो नोनो के स्क्रीन पर दिख भी नहीं रहा है। फिर भी उसे पता चल गया कि जियांग के आसपास कोई है। नोनो के सवाल का जवाब देते हुए जियांग बताता कि यह लू मिंग फई है, वह इस मिशन का स्पेशलिस्ट है और मैं बस उसका सपोर्टिंग हूँ। इस पे नोनो जियांग को समझाती है, उससे कहो कि वह हट जाए, क्योंकि वो मेरे जजमेंट में इंटरफेयर करेगा। साथ ही साथ जियांग भी उसको वहाँ से जाने को कह देता है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर वो उदास होने के साथ धीरे से कहता है, उसने मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की जहमत भी नहीं उठाई। मिंग फई के चले जाने के बाद नोनो बताती है कि तुम रेमंड के जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर खड़े हो और वो अभी अभी साउथ ट्रेन स्टेशन पहुंचा है और वो इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, इसलिए वह पक्के रूप से वहां रुककर साइन देखेगा। अब आगे बढ़ते रहो। डिपार्चर फ्लोर ऊपर है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रेमंड भी चल रहा था। उसी वक्त दोनों जीहांग को वही रुकते हुए कहती है, नीचे देखो पैरों के निशान होंगे। जिस पर जीहांग एग्री करते हुए कहा, हाँ बहुत सारे हैं। जो सुनकर नोनो बोलती, ऊपर एक लीकेज होना चाहिए। रेमंड के पीछे छोड़े गए फुट स्टेप को देखकर तुम कह सकते हो कि अब तक उसे निशाना बनाया जा चुका है, पर रेमंड आगे बढ़ना जारी रखेगा। फिर वो अचानक रुककर अपना सिर घुमाएगा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। यह उसकी हैबिट है और कॉलेज के इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के मुताबिक है। इस समय रेमंड को किसी भी बात का शक नहीं हुआ। वह टिकट गेट तक 15 मिनट आगे बढ़ता रहा। बस थोड़ी देर के लिए वहीं रुको और चारों ओर नजर मारो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीहांग ऐसा ही करता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे ही रेमंड भी चल रहा होता है। तभी नोनो बताती कि उसने कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा और स्टेशन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। जिसके बाद वो जगह कोलैप्स होने लगी और उस अर्थक्वेक में लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ एक का सर कट गया। अचानक से इस अर्थक्वेक को देखकर रेमंड परेशान हो जाता है। तभी नोनो बोली, जिस तरह वह मारा गया वह बेंच के काफी करीब था और जैसा कि हमको बताया गया है कि जब भी अर्थक्वेक आए तो किसी चीज के नीचे छिप जाओ, और रेमंड सीधे बेंच के नीचे छिप सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो वहाँ से काफी तेजी से भागने लगा, लेकिन वो रास्ते में ही मारा गया। कंक्लूजन बहुत साफ है, उसकी डेथ के कुछ मिनटों के भीतर यह इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। जिस पर जीहांग सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता कि ये काम कुछ मिनटों में हुआ है। जिस बात का जवाब देते हुए नोनो कही कि किसी ने रेमंड के खून पर अपना पैर रखा था और खून के धब्बे धुंधले हैं, तो यह तब हुआ जब खून ताजा था। अगर ऑन द स्पॉट पर काफी सारे पैरों के निशान थे, लेकिन केवल यही एक फुट स्टेप रेमंड के पास था। पैरों के निशान को देखकर लगता है इस पर्सन के सिस्टम कमजोर थे और वह हाईली ट्रेंड भी नहीं था। वह जरूरी पास के एग्जिट द्वारा भाग गया होगा जो तुम्हारी राइट ओर है। फिर हम उस पर्सन को इमेजिन करते हैं जो काफी तेजी से डॉक्यूमेंट लेकर भाग रहा होता है। साथ ही साथ उसके पीछे जीहांग भी आ रहा था। तभी नोनो कहती है कि चोर हॉर्स पावर वाला व्हीकल
चलाता था और वहाँ की तेज धूप की वजह से टायर नरम हो गए, यहाँ तक कि वो घबरा गया, जिसकी वजह से उसने एस्केलेटर दबा दिया। इससे टायर के निशान पीछे रह गए। अब बाकी के काम में मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे आइडिया के लिए एक और थ्योरी है। उस समय वहाँ पर तीसरा पर्सन भी मौजूद था। अब ये सुनकर जिहांग काफी हैरान हो गया था। तभी नोनो तीसरे पर्सन के बारे में बताती है। उस पर्सन ने रेमंड की मौत के बाद चोर को डॉक्यूमेंट चुराते हुए देखा था। साथ ही साथ चोर ने भी उस पर्सन को देखा होगा, क्योंकि चोर के जूते खून से सने थे और उसके पैरों के निशान चारों ओर थे। इसका मतलब उसने कुछ सीरियस चीज देखी होगी। सबसे ज्यादा संभावना एक पर्सन की है, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो बस तुम्हारे द्वारा भेजे गए सीन को उसके साथ रख दिया और ऐसा फील हुआ कि उस समय कोई सब कुछ देख रहा था। ये सब जानने के बाद जिहांग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कॉल कट कर देता है। उसी वक्त मिंग फई आते के साथ पूछा, ब्रदर इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? जिस पर जिहांग बताने लगा, लगभग हो गया। मुझे लगता है कि हम इसे आज रात तक सुलझा लेंगे। मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो अभी के लिए मैं इस ऑपरेशन को तुम्हारे लिए हैंडल कर लूंगा। वैसे क्या हम 6:25 पर रूंडे टावर मिल सकते हैं? जिस पर एग्री करते हुए मिंग फई कहता है, बिल्कुल, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम काम पूरा कर लोगे। इसके बाद यहाँ से नोनो की तरफ आ गया था, जो कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रही थी। उसी वक्त एक लड़की आते के साथ उसे पानी में डुबा चुकी। उसके ऐसा करते ही उसको अजीब सा लगने लगा। तभी नोनो को विजन आने लगे थे, जहाँ पर एक फ्लैग दिखाया गया। साथ ही साथ वहाँ पर एक पर्सन बता रहा होता है, मुझे उस दिन समुद्र के अंदर तुम्हारे और ड्रैगन किंग नोटन के बीच क्या हुआ उसके बारे में सब बताओ। और तुम वहाँ पर बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी, फिर भी तुम वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गई, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ टॉर्चर हो रही नोनो उसे कुछ भी बताने को मना कर देती है। उसके ऐसे जवाब को सुनकर उस बंदे ने उसे फिर से डुबाना शुरू कर दिया, लेकिन वो इमेजिन करने लगती है कि जीरो उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आ रहा है। फिर वो जोर से कहा, मरना मत। इसी के साथ नोनो होश में आते हुए पानी से बाहर आ चुकी। उसकी ऐसी हालत को देखकर एक लड़की उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नोनो हाफते हुए कही, मैं ठीक हूँ। जबकि लड़की उससे माफी मांगते हुए बताती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रही थी। जिस पर नोनो बोलती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी वो उसको याद दिलाती है, वैसे क्या तुमको याद है कि आज लू मिंग फई का बर्थडे है? क्या तुमने उसे विश करा? पर नोनो वहाँ से जाने लगी, जो देखकर उसको लगने लगता है कि नोनो हाल ही में एक अलग पर्सन बन गई है। तभी यहाँ सिन कैसल कॉलेज की तरफ आ गया था। अंदर की तरफ नोरमा उन सबको बता रही होती है, चू जिहांग को मिले टायर के निशान एक बड़ी एसयूवी द्वारा छोड़े गए थे और यह लिस्ट में सबसे सस्पिशियस नाम है। साथ ही मिलेनियम लेबर एक्सपोर्ट कंपनी, इस कंपनी का रजिस्टर एड्रेस रूंडे टावर है। ये सब सुनने के बाद एल्डर बताते कि मिलेनियम लेबर एक्सपोर्ट कंपनी, मैं इस नाम को जानता हूँ, यह हंटर ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है। इस पे मार्क्समैन कहा कि और इसको लीड तांग बई नाम का एक पर्सन द्वारा किया जा रहा है। हंटर्स एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो डेस्परेट अपराधियों और बदमाशों से मिलकर बना है। वह जो जॉब्स एक्सेप्ट करते हैं वह कानूनी तौर पर गलत होती हैं, पर वो आमतौर पर मर्डर नहीं करते, लेकिन वो चोरी करते हैं, कब्र खोदते हैं, आर्टिफैक्ट लूटते हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर बताते हैं कि किसी भी मामले में उनके काम का बड़ा हिस्सा ड्रैगन राजा से रिलेट है और उनके लोगों में हाइब्रिड मेंबर की गिनती काफी कम है। जो अपराधी पहले मोटरसाइकिल से कॉलेज में घुसे थे वह उसी ऑर्गेनाइजेशन के थे। ये बात सुनकर मार्क्समैन का कहना है, हाँ, नॉर्टन ब्रोंज और फायर का किंग वह एक प्रोफेशनल हंटर था जो न्यूयॉर्क में काम करता था। इसके बाद वह ड्रैगन किंग के रूप में अवेकन हुआ। उस समय वह सिर्फ एक गुंडा था, लेकिन जब वो लोग कॉलेज में घुसे तो काफी तबाही हुई। दूसरी तरफ एल्डर भड़कते हुए कहने लगे थे, ये मामला काफी अलग है। उन्होंने सच में रेमंड, जो एक एक्सक्यूशन ब्यूरो का स्पेशलिस्ट था, उसको जान से मारने का साहस किया और स्कूल बोर्ड की जरूरी इंफॉर्मेशन भी ले ली। इस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन का कहना है, स्कूल बोर्ड द्वारा इंफॉर्मेशन वापस मांगे जाने से पहले हमारे पास केवल 4 घंटे का समय है, इसलिए हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। जिस पर एल्डर बोले कि स्कूल बोर्ड ने पहले ही कदम उठा लिया है। लू मिंग फई को स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने के अलावा उन्होंने इस लिस्ट में शामिल लोगों को भी मिशन में मदद के लिए भेजा है। उस लिस्ट को देखने के बाद मार्क्समैन परेशान होते हुए कहा, इन लोगों को मिशन पर क्यों भेज रहे हैं? पॉलिटिशियन जो केवल ऑर्डर देना जानते हैं, वह यह नहीं समझते कि वह चू जिहां की मदद नहीं कर सकते। वह लोग दूसरे के साथ काम करने के काबिल नहीं हैं। अब तक उन्होंने जो भी मिशन पूरे किए हैं उन्होंने अकेले ही पूरा किया है। इसके बाद यहाँ सिन मिंग फई के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसके अंकल आंटी साथ ही साथ उनका बेटा लेफ्ट में
एंटर कर चुके। तभी आंटी बताती है, मैंने मिंग फेई को गाजर काटने, सॉसेज को भाप में पकाने को कहा, साथ ही साथ कुछ हरी प्याज को काट ले और चावल नूडल को भिगो दे। वैसे मिंगजे को क्रॉसिंग द ब्रिज नूडल खाना पसंद नहीं है। तभी आज रात गाजर के साथ रिब स्टू, रिब सूप के साथ चावल नूडल खाएंगे और साथ में गुआंगडोन सॉसेज। मैंने सैलेमन भी खरीदा है, इसलिए मैं अपने पसंदीदा बेटे के लिए कुछ साशिमी भी तैयार करूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगजे काफी खुश हो गया था। जिसके बाद B1 फ्लोर आ गया, जहाँ पर मिंग फेई भी लिफ्ट में आ जाता है। मिंग फेई को अपने सामने देखकर आंटी उससे कहती है, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? तुम कहाँ मर रहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि सॉसेज को भाप में पकाओ, प्याज काटो, गाजर काटो और टॉयलेट सीट खरीद ली। क्या तुमने ये सब कर लिया? पर मिंग फेई तो उनको अपने सामने देखकर हैरान था। साथ ही साथ आंट की गुस्से वाली बातों को सुनकर मिंग फेई डरते हुए कहा, मैंने सब खत्म कर लिया, मैंने सारा काम पहले ही निपटा लिया था। फिर वो मन में बोला, मुझे विश्वास रखना होगा, मुझे चू जी हांग पर भरोसा है। लेकिन आंटी उस पर भड़ास निकालते हुए बताती है, सारा दिन बाहर घूमना, क्या तुमको पता नहीं है कि आज रात फौरन से वापस आने की वजह से मिंगजे के लिए पार्टी तैयार की गई है। आज उसके लिए रात का खाना तैयार करना सबसे जरूरी काम है। ये सब बातें सुनाने के बाद वो लोग अपने कमरे में एंटर करते हैं, पर वो लोग अपने सामने हट्टे कट्टे 4 मुस्टंडों को देखकर अपना हाथ खड़े कर लेते हैं। यहाँ तक कि वो तीनों कहने लगे, हम सरेंडर करते हैं, हमें नुकसान मत पहुँचाना। लेकिन चारों सोल्जर मिंग फेई को देखकर उसे सल्यूट करने लगे। अब ये देखकर उन सबका चेहरा देखने लायक था। तभी मिंग फेई उन सोल्जर से कहा, आप लोग कॉलेज लेबर डिपार्टमेंट से हो, है ना? जिस बात पर सोल्जर बताता है, हमने तुम्हारे डिप्टी चू जिहांग द्वारा सौंपे गए सभी मिशन को पूरा कर लिया है। अगर मिशन टॉयलेट सीट को बदलने का था तो प्लीज हमें माफ कर दो, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि तुम्हारा टॉयलेट काफी पुराना था, इसलिए हमने इसे लेटेस्ट AI टॉयलेट मॉडल में बदल दिया। साथ ही इसके 4000 मॉडल ही तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हमने इसके लिए इमारत की सभी पाइपलाइन भी बदल दी। बेशक अगर अभी भी तुमको ओरिजिनल टॉयलेट पसंद है तो हम इसे तुरंत बदल सकते हैं। पर मिंग फेई हैरान होने के साथ बताता कि नहीं, यह ठीक है। दूसरी तरफ AI टॉयलेट का नाम सुनकर वो तीनों हक्का बक्का हो चुके थे। तभी सोल्जर मिंग फेई से कहता कि प्लीज उबले हुए सॉसेज को देखने के लिए लिविंग रूम में जाना होगा। मिशन था सॉसेज को भाप में पकाना, लेकिन हमें इसका टेस्ट नहीं पता था, इसलिए हमने 3 टेस्ट तैयार किए, मसालेदार 5 मसाले और कैटोनीज। उन डिशेस को देखकर मिंगजे के मुंह से पानी टपक रहा था, जबकि सोल्जर आगे की डिशेस बताते हुए कहा, इसके बाद कटी हुई गाजर और कटा हुआ हरा प्याज वो सब यहाँ पर है। जो देखकर मिंग फेई कहता है, क्या आप लोगों ने सारी गाजर काट डाली? और क्या आप इतनी सारी कटी हुई हरी प्याज से गरम सॉस बना रहे हो? जिस पर सोल्जर बताता कि मिशन में हमें हॉट सॉस बनाने की जरूरत नहीं थी। सच कहे तो खाना पकाना हमारी खासियत नहीं है। इसी के साथ हमारी मिशन रिपोर्ट खत्म हुई। क्या तुम्हारे पास कोई और रिक्वेस्ट है? इस पे मिंग फेई उन्हें मना करते हुए कहता है, नहीं, हमने तुम्हें पहले ही काफी परेशान कर दिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोल्जर कहा कि फिर हम यहाँ से चलते हैं और नीचे एक डेडिकेटेड ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह तुमको अगले मिशन की जगह पर ले जाएगा। जिस पर एग्री करते हुए मिंग फेई कहता है कि ठीक है, मैं कपड़े बदल कर नीचे आ जाऊंगा। जिसके बाद वो सोल्जर उसको गुड बाय कर वहाँ से जाने लगे। उनके जाने के बाद मिंग फेई की आंट उस पर भड़कते हुए बोली, इन रहस्यमय लोगों से घर का काम कराने को कहना, क्या तुम मुझसे दिखावा कर रहे हो? तुमने स्पेशल फोर्स को गाजर काटने को कहा, क्या ये दिखावा नहीं तो क्या है? आज लू मिंगजे के एब्रोड में स्टडी का जश्न मनाने के लिए फैमिली डिनर है, फिर भी तुमने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया। क्या तुम उसे शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम बस उसे नीचे नजर से देखो। अब ये सुनकर मिंग फेई परेशान होने के साथ अपने मन में कहता है, तो मैं और मेरी आंट एक ही दुनिया में नहीं रहते। मेरी आंट की दुनिया में मैं एक निर्दयी और नालायक हूँ। तुम्हारी फैमिली जिंदगी भर मुझ पर अत्याचार करती रही, मुझे धमकाती रही। मैं पहले भी कायर था, इसलिए मुझे कायर बने ही रहना चाहिए और मुझे अपना सर नीचे रखना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ सिर झुकाकर जीना चाहिए। फिर वो एक गिफ्ट को देखते हुए कहा, यह जरूर मिंगजे के लिए होगा, पर मेरा आज बर्थडे भी है। मैंने कभी नहीं खाया बर्थडे के केक का एक टुकड़ा जो मेरी लाइफ का हिस्सा है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन मिंग फेई को बता रहा था, आज रात एस्पासिया में 2 लोगों के लिए टेबल रिजर्व कर दी गई है और मिस चैन वेनवेन के साथ तुम्हारा डिनर शाम 6:30 बजे शुरू होगा। जिस पर मिंग फेई पूछता है, क्या आज रात कोई मिशन नहीं है और तुम कौन से डिनर की बात कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस बात पर पर्सन बताता है, तुम्हारे डिप्टी चू जिहांग के प्लान के अनुसार तुम सबसे पहले एस्पासिया में मिस वेनवेन के साथ डिनर करोगे। तुम्हारे पास खाना खाने के लिए 40 मिनट हैं और 7 बजे मैं तुमको मिशन के लिए रूंडे टावर ले जाऊंगा। जबकि मिंग फेई कहता है कि लेकिन ब्रदर ने मुझे पहले नहीं बताया। फिर वो अपने मन में कहने लगा, आज मेरा बर्थडे है,
इसलिए ब्रदर ने मेरे लिए स्पेशली रूप से रिजर्वेशन कराया। मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि मैं हमेशा अपनी आंट के सामने क्यों डरपोक व्यवहार करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम्युनिटी में यह सिंपल सा 3 बेडरूम वाला फ्लैट मेरे घर जैसा है। मैं कैसल कॉलेज के बाकी लोगों से अलग हूँ। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं बस एक घर चाहता हूँ जहाँ मैं नॉर्मल लोगों की तरह वापस घर जा सकूँ। लेकिन कैसल कॉलेज लाइफ का दूसरा रास्ता है। एक बार जब तुम रास्ते में इस दोराहे पर चलना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा पिछली लाइफ का डोर बंद हो जाता है। तुम केवल आगे बढ़ सकते हो, इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में कभी वापस नहीं लौट सकता। नेक्स्ट सीन में नोर्मा बता रही थी रूंडे टावर ट्विन बिल्डिंग है जो टावर ए और टावर बी में डिवाइडेड है। इस पे मार्क्समैन का कहना है रूंडे टावर की प्रोटेक्शन सच में बहुत कड़ी है। डेवलपर ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी का कंट्रोल हंटर्स को दे दिया है, इसलिए पूरी इमारत उनके लोगों से भरी हुई है। अगर यह ऑपरेशन 10 मिनट से ज्यादा समय तक चलता रहा तो पुलिस आ जाएगी और हंटर्स के पास इंफॉर्मेशन को मूव करने का समय होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बूढ़ा कहा, इतना कम समय, अभी तक तो लिफ्ट भी नहीं आई है। ये बात सुनकर एल्डर कहते हैं, हम लिफ्ट नहीं लेंगे, हम सीधा रास्ता अपनाएंगे। इसके बाद यहाँ सीन बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश में चल रहा जिहांग कॉल पर मार्क्समैन से बातें कर रहा था। तभी मार्क्समैन बताता है कि क्या तुमने एक्शन प्लान को पढ़ा है? इस पे जिहांग कहा, यह मिशन काफी आसान है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, मुझे लेबर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। तभी मार्क्समैन बोला कि ऑर्डर को फॉलो करो, वह 5 मिनट में टावर के दरवाजे पर तुमसे मिलेंगे। दूसरी तरफ वो पर्सन परेशान हो गया था क्योंकि वो कुरियर वाला अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। फिर वो किसी को कॉल लगाते हुए कहता है, हेलो, क्या टावर ए के रास्ते में कोई कुरियर वाला आया है? जिस पर वो बंदा मना कर देता है। अब ये सुनकर वो पर्सन पहले से भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि क्या टावर बी का मॉल बंद है? जिस पर एग्री करते हुए बंदा बोला, हाँ, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो आज बंद है, अब हम ही इस बिल्डिंग में अकेले हैं। जो सुनने के बाद वो पर्सन कॉल को काटते हुए कहता है कि ये मौसम सचमुच आरामदायक नहीं है, चलो हंटर वेबसाइट पर एक नजर डाल लेता हूँ। पर जब वो अपना फोन ऑन करा तो उसमें एक मेल आया था जिसमें बाय बाय लिखा था। अब ये सुनकर उसके पसीने छूटने लगे क्योंकि इसका मतलब अलविदा भी हो सकता है। तब यहाँ सीन रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है जहाँ पर मिंगफई पहुँच गया था। तभी उसके पास रेस्टोरेंट का ओनर आते के साथ कहने लगा, आज रात का स्पासिया रेस्टोरेंट आपके लिए है, आप हमारे एकमात्र वीआईपी गेस्ट हैं और आपकी महिला मित्र पहले से ही दूसरी मंजिल पर बैठी हुई है। जो सुनकर मिंगफई उस फ्लोर की तरफ देखने लगा, साथ ही साथ वो वेन वेन के साथ गुजारे सभी लम्हों को याद करने लगता है कि कैसे मैं उसके पीछे पीछे घूमता पर वो लड़की मुझको भाव तक नहीं देती। ये सब याद करने के बाद मिंगफई सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो वेन वेन के सामने आकर खड़ा हो गया। तब यहाँ सीन शिफ्ट होकर बिल्डिंग की तरफ आ गया था जहाँ पर और लोग भी आ गए थे, जबकि वहाँ पर एक और पर्सन आते के साथ चू जिहांग से कहता है, सभी प्रोफेशनल अपनी जगह में हैं, बताओ मिशन कब शुरू होगा? जिसके जवाब पर जिहांग बताता कि तुम्हारे पास तैयारी के लिए केवल 3 मिनट है। प्रोफेसर तेबर सीधे तुम्हारे हेडबैंड पर ऑर्डर्स भेजेंगे, वैन को दूर पार्क करो ताकि उनका ध्यान हमारी ओर ना आ सके। जिस पर एग्री करते हुए वो बंदा ऐसा ही करता है। जबकि जिहांग बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट की तरफ आ चुका पर वहाँ के गार्ड्स उसको बता रहे थे कि मॉल बंद हो चुका है। लेकिन जिहांग का कहना है, मैं एक कुरियर हूँ जो फूल डिलीवर करने आया हूँ, मुझे टावर बी स्वीट 206 में जाना होगा। जिस पर वो गार्ड्स अपने बॉस से कहता है कि टावर बी स्वीट 206 के लिए फ्लावर डिलीवरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो पर्सन कहा कि क्या ये वो पर्सन हो सकता है जिसका जिक्र वो कर रहा था? अगर वो अकेला है तो उसे अंदर आने दो, पर इसके बाद कोई भी टावर ए में एंटर ना कर पाए। अगले सीन में हम जिहांग को देखते हैं जो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ऊपर जा रहा था, पर वो प्रोफेसर से कहता है, मैं पहले ही टावर बी में हूँ। ये बात सुनकर प्रोफेसर बताता है कि बहुत बढ़िया, 5 लोगों की टीम टावर बी के सभी सिक्योरिटी ग्राउंड फ्लोर तक ले जाने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम कनेक्टिंग ब्रिज के माध्यम से सीधे टावर ए में एंटर कर सकते हो। अब मिशन शुरू करो। एस्पासिया रेस्टोरेंट की तरफ मिंगफई डिनर करते हुए कहता है, तुम्हें खाना कैसा लगा? जिस पर वेन वेन बताते कि ये खाना काफी बढ़िया है, वैसे क्या तुम्हारे लिए फॉरेन में अकेले रहना मुश्किल है? इस पे मिंगफई बताता है, ये ठीक ठाक है। और वो अभी आगे कुछ भी कह पाता तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, स्टार्ट द मिशन। जो देखकर उसको जिहांग की बात याद आती है, क्या तुम 7:25 पर रूंडे टावर पर मिल सकते हो? जो सब याद आने पर मिंगफई अपने मन में बोला, क्या हम इस बात पर सहमत नहीं थे कि मिशन शाम 7:25 पे होगा? लेकिन रात का डिनर मिंगफई को परेशान देखकर वेन वेन सवाल करती है, क्या बात है? लेकिन मिंगफई उससे माफी मांगते हुए उसको बताने लगा, कुछ जरूरी काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा और बिल पहले ही चुका दिया गया है तो मैं अब चलता हूँ। पर वेन वेन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अचानक क्या हो गया।
गया। दूसरी तरफ मिंगफई काफी तेजी से जाते हुए कार में बैठने के साथ निकलते हुए बोला, ब्रदर मैं अभी आ रहा हूँ। तभी यासीन रूंडेड टावर की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदा आते के साथ दो बंदों को ढेर कर देता है। साथ ही साथ वो ऊपर की तरफ देखते हुए आगे जाने लगा, जो देखकर एक गार्ड अपने बॉस को बताता है टावर बी में एक घुसपैठिया है। जो सुनकर उनका बॉस कहता है कि उससे तुरंत निपटो और उसे किसी भी हालत में टावर ए में घुसने से रोको। जिस पर एग्री करते हुए गार्ड्स बताता है कि जी हाँ सर, सभी सिक्योरिटी तुरंत पहली मंजिल पर आओ। और अभी के अभी जो सुनते ही उन सब ने एक साथ उस बंदे पर धावा बोल दिया। उन गार्ड्स को अपनी तरफ आता देखकर वो बंदा उन सब की एक साथ धुलाई करना शुरू कर देता है और वो इतने सारे गार्ड होने के बावजूद भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हुडी पहना हुआ एक और पर्सन एक्सकेलेटर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर गार्ड्स आ चुके। जो देखकर वो पर्सन उनसे कहता है माफ करना, पर मैं तुम लोगों को वहाँ जाने नहीं दे सकता। ये कहते ही उसने तुरंत काफी तेजी से उनको मारना शुरू कर दिया और वो पर्सन सिर्फ अपनी लातों का इस्तेमाल कर रहा होता है। साथ ही साथ हर एक बंदे को वो पर्सन काफी अच्छे से लात हिट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में और भी गार्ड्स तीसरे पर्सन को पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो हट्टा कट्टा मुस्टंडा एक ही गुस्से में उसको ढेर कर चुका। जो देखकर गार्ड्स की हवा टाइट हो चुकी थी। जबकि उन पर निगरानी रख रहा एक बंदा अपने बॉस को बताता है ये लोग कौन है, वे कहाँ से आए हैं बॉस। अब क्या, हमने पहले ही काफी सारे लोगों को खो दिया है। पर वहाँ पर भी एक और पर्सन आते के साथ उन दोनों नमूनों को खत्म कर चुका। साथ ही साथ वो स्क्रीन को भी तोड़ देता है और वहाँ पर दुपड़दू चल ही रही थी। दूसरी तरफ जियांग भागते हुए प्रोफेसर से कहता है मैं कनेक्टिंग ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा हूँ और यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि टावर ए ने सिक्योरिटी ने अपनी जगह अभी तक नहीं छोड़ी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनसे निपटो। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए केवल 7 मिनट का समय है। जिस पर एग्री करते हुए जियांग खिड़की को तोड़ने के साथ उन गार्ड को धोने लगा, यहाँ तक कि उनमें से कुछ को जान से मार चुका। सबका खात्मा करने के बाद जियांग प्रोफेसर को सूचना देता है मैं सक्सेसफुल टावर ए में एंटर कर चुका हूँ। जो सुनकर प्रोफेसर जियांग से कहने लगे तुरंत 21वीं मंजिल पर जाओ, इन्फॉर्मेशन वहीं पर मौजूद होगी। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में एल्डर कह रहे थे टावर ए में सिक्योरिटी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनसे निपटो। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए केवल 7 मिनट का समय है। जो सुनते ही जियांग खिड़की को तोड़ने के साथ एक बंदे को खत्म कर चुका। इसी के साथ जियांग और उन गार्ड के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी, जिस फाइट में जियांग उन गार्ड को बड़ी बेरहमी के साथ मार रहा होता है। सब लोगों को जान से मारने के बाद जियांग प्रोफेसर से कहता कि मैं सक्सेसफुली टावर में एंटर कर चुका हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर बताते हैं तुरंत 21वीं मंजिल पर जाओ, इन्फॉर्मेशन वहीं पर मौजूद होगी। जिस पर जियांग एग्री था। बाहर की तरफ बैठा हुआ जोकर का कहना है गेम आखिरकार शुरू हो गया है। साथ ही साथ वो यान लिंक का इस्तेमाल करते हुए कहा स्टोन पर इनग्रेव वर्ड सालों से थोन और बिसरा गायब हो गई। बारिश बनो धूल बनो, अब मेरे सामने झुक जाओ, मेरी निगाह के नीचे अपना हैरान चेहरा दिखाओ। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे कान मेरे गीत के लिए है और तुम्हारी हड्डियां, उंगलियां, नाड़ियां। तभी वहाँ पर एक और बंदा आते के साथ जियांग पर हमला कर चुका। जो देखकर जियांग उसको एक जोर का मुक्का जड़ देता है और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी इंसान उसके एक ही घूंसे में मारा जाए, पर वो बंदा नहीं मरता, उल्टा वो उसका बराबरी के साथ सामना कर रहा था। अब ये देखकर जियांग भी हैरान था, पर वो फाइट को सीरियस लेते हुए उस बंदे को निपटा चुका। दूसरी तरफ जोकर कहता है यह इतना बुरा भी नहीं था। जो कहते ही उसने फिर से यान लिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ऑर्डर मानने की परमिशन देता हूँ। अगले सीन में एल्डर यान लिंक को सेंस करने के साथ एकदम हैरान हो गया। जो देखकर मार्क्समैन पूछता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। जिस पर एल्डर बताता कि मैं यान लिंक की आवाज को सुन सकता हूँ। दूसरी तरफ कोई किंग सर्वेंट का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ किंग सर्वेंट का नाम सुनकर मार्क्समैन हैरान होते हुए कहा हमारी खुफिया इन्फॉर्मेशन में सिक्योरिटी कंपनी में यान लिंक का इस्तेमाल करने के काबिल किसी भी हाइब्रिड का जिक्र नहीं किया गया है। किंग सर्वेंट का रैंक हाई नहीं है, लेकिन यह नॉर्मल लोगों के ग्रुप को एक आर्मी के ग्रुप में बदल सकता है। और ये उसी आर्मी की बात कर रहा है जिससे जियांग फाइट कर रहा था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर चू जियांग से कांटेक्ट करते हुए बताते हैं दूसरी तरफ कोई किंग सर्वेंट यान लिंक का इस्तेमाल कर रहा है, तो पीछे मत हटना, अपनी पूरी जी जान लगा दो। ये बात सुनकर जियांग समझ गया था कि ये गार्ड इतने ताकतवर कैसे हो गए। वो अभी ये सब कह ही रहा था, उसी वक्त वहाँ पर बड़ी तादाद में गार्ड्स आ जाते हैं जो ज़ॉम्बीज़ की तरह चलकर जियांग के करीब आ रहे होते हैं। पर जियांग उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका
चुका। दूसरी तरफ जोकर यानलिंग का इस्तेमाल करने में लगा होता है। नेक्स्ट सीन में मिंगफई काफी तेजी से कार चलाते हुए रूंडेड टावर के करीब ही आ रहा होता है, जबकि जीहांग के पास काफी सारे मुर्दे गार्ड्स आ रहे होते हैं। तभी जीहांग उस स्पेल को समझकर बताता है कि ये स्पेल यानलिंग के 29वें लेवल पर है। ये कास्टर के डोमेन के अंदर सेलेक्ट किए गए लक्ष्य को टारगेट बनाता है। टेम्पररी फिजिकल इनहेंसमेंट हासिल करने के लिए इनहेंसमेंट की मैक्सिमम लिमिट ह्यूमन बॉडी की लिमिट तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी की जो आखिरी लिमिट की पावर होती है उसका जोकर यानलिंग का इस्तेमाल करते हुए जीहांग पर हमला कर रहा है। साथ ही साथ जीहांग का कहना है रूंडेड टावर में ऐसा कोई क्यूब है जो इतने हाई लेवल के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा लगता है कि खुफिया इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ अनमोल है। दूसरी तरफ जोकर यानलिंग का इस्तेमाल करते हुए उन गार्ड्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर चुका, यहाँ तक कि वो उनसे उस पर अटैक करवा देता है, जो काफी खौफनाक होकर जीहांग की तरफ आने लगे। पर जीहांग उन्हें देखकर घबराता नहीं, वो उनको काफी ब्रूटली हिट करते हुए मारने लगा और जो उसके सामने आया उसने उसका मुंह तोड़ दिया। पर ये लोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जीहांग अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के साथ उनमें से हर एक ऑर्गन को डैमेज कर रहा था। साथ ही साथ उनमें से कुछ को कुचल चुका। बाहर की तरफ जोकर यानलिंग की पावर को इंक्रीज करते हुए मरे हुए लोगों को अपने कंट्रोल में लाने के साथ उन सभी को जीहांग की तरफ भेजने लगा। दूसरी तरफ जीहांग इतने सारे लोगों को देखकर अपने मन में कहा, अगर ये जानलेवा नहीं है तो मेरे अटैक उनके बॉडी फंक्शनल को पैरालाइज बनाने के लिए काफी है। पर ये लोग अभी भी ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं, जबकि वो गार्ड्स जिनको जीहांग ने जान से मार दिया था वो फिर से खड़े होकर जीहांग के तरफ आ रहे होते हैं। उनको अपनी तरफ आता देखकर जीहांग जहाँ से आया था वही वापस जाने लगा। साथ ही साथ वो कहता है, ये लोग पीछा नहीं कर रहे क्या? ये लोग मुझे सस्पेंशन ब्रिज पर लाना चाहते थे? अरे यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जोकर यानलिंग की मदद से एक स्पेल कास्ट करने लगा। स्टोन पर इनग्रेव वर्ड, सालों से थोन बिसरा गायब हो गई, बारिश बनो धूल बनो अब मेरे सामने झुक जाओ। उसी वक्त जीहांग को वो लोग डीमन नजर आ रहे होते हैं, जो देखकर उसकी सांसें थम गई थी। साथ ही साथ तभी उसके सामने डीमन किंग आ गया, जबकि जोकर यानलिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे खुद के ही इल्यूजन में फंसाने लगा। यहाँ तक कि एक वैन उसके सामने आई जो उसको अपने डैड की कार जैसी दिख रही थी। उस कार को देखकर जीहांग अपने डैड का नाम जोर से पुकारता है। दूसरी तरफ वो कार काफी तेजी से जाते हुए रूंडेड टावर से टकरा गई, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग शेक होने लगी। दूसरी तरफ जीहांग बस अपने डैड की कार को ही देख रहा था। टावर के अंदर की तरफ लेबर डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अचानक ये क्या होने लगा। साथ ही साथ वो पूरा का पूरा टावर टूटने लगा, यहाँ तक कि ब्रिज पर लगी रस्सी भी टूट जाती है। जो देखकर जीहांग बोलता कि सस्पेंशन ब्रिज की केबल टूट गई तो मुझे ब्रिज पर जबरदस्ती लाना बस एक चाल थी, क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? जो कहते ही वो अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने लगा। तभी वो पावर उसके वेन से होते हुए हड्डियां माइंड से गुजरने के साथ जीहांग के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ चुकी थी और वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को ब्रिज की टॉप पर लाने के साथ ऊंची छलांग लगाता है। पर ये वहां तक पहुंचने के लिए काफी नहीं था, इसलिए वो उस बिल्डिंग का सहारा लेते हुए बड़े ही कूल अंदाज के साथ वहीं पर आ चुका जहां से उसने छलांग लगाई थी। और वो उन मुर्दों को बताता कि माफ करना, मैं तुम्हें अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। तभी उसकी बॉडी पर ड्रैगन स्केल क्रिएट होने लगे थे। अगर ये ऐसे ही अपनी पावर को बढ़ाता रहा तो इसकी वजह से वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो भी सकता है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ बिल्डिंग हिलना बंद हो चुकी। तभी टावर के अंदर की तरफ एक पर्सन कह रहा था, सस्पेंशन ब्रिज टूट गया है, क्या चू जीहांग सेफ होगा? जिस बात पर बंदा कहा कि कॉलेज ने मिशन को नहीं रोका है तो चू जीहांग अभी भी ठीक होगा। अब सवाल यह है कि क्या वो कार हमारी नहीं है और ये कार कौन ड्राइव कर रहा था? ये बात सुनकर वो पर्सन बताता कि मुझे नहीं पता, लेकिन कार की चाबी अभी भी मेरे पास है। अब ये सुनकर वो बंदा परेशान होने के साथ कहता है क्योंकि यह एनिमी है इसलिए गोली चलाओ और उस ड्राइवर को डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर हुडी वाला पर्सन ऐसा ही करता है, पर वो सूट के प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ आने लगा, लेकिन वक्त पर एक पर्सन आते के साथ उसे बचा लेता है। पर वो देखता है कि ड्राइवर की सीट पर कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि वो बुलेट वैन से निकलते हुए सीधे सामने वाली बिल्डिंग से टकरा गई। रूंडे टावर की तरफ वो बंदा उसकी ऐसी बातों को सुनकर कहता है कोई भी इसे चला नहीं रहा था, पर ये अपने आप ही चलकर यहाँ कैसे आ गई? ये सब देखने के बाद उस बंदे के पसीने छूटने लगे थे। तभी यासीन जीहांग की तरफ आ गया था जो अभी भी उन्हीं के सामने खड़ा होता है, जबकि वो जोकर उसी बिल्डिंग से गुजरते हुए लिफ्ट का इस्तेमाल करने के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। अगले सीन में उनकी फाइट शुरू हो चुकी और इस बार जीहांग उनको बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। उसका हर एक बार उनको मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। साथ ही साथ जीहांग उनको इस बार इंजर्ड करके छोड़ नहीं रहा था, बल्कि वो उनके हिस्सों को ही अलग कर रहा था, जो देखने में काफी क्रूअल लग रहा
रहा होता है, पर वो गार्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार हमला कर रहे थे, लेकिन जियांग अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के साथ उन सबको एक ही बारी में ढेर कर चुका। अगले सीन में जोकर स्पेल को कास्ट करना जारी रखा हुआ था। दूसरी तरफ जियांग बिना रुके उन्हें जान से मार रहा था, पर वो जोकर अपने स्पेल को कास्ट करते हुए वहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ले आया, जो उन सब में से काफी ज्यादा पावरफुल था। उस हट्टे कट्टे बदमाश को देखकर जियांग दो बंदों का सहारा लेते हुए उस बंदे को एक जोर का मुक्का मारने ही वाला था, पर उससे पहले ही उस बंदे ने उसको एक ही घूंसे में काफी दूर पुश कर दिया। दूसरी तरफ जियांग के मुंह से खून आने लगता है, यहाँ तक कि वो लोग फिर से उसे डीमन नजर आने लगे। साथ ही साथ वो कहता है कि तुम डेथ सेवियर हो, तुमने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद जोकर बताता है ब्लड रेंज का इफेक्ट सच में जरूरी है किंग सर्वेंट की ब्लेसिंग से, पर जियांग कहा कि किंग सर्वेंट की ब्लेसिंग की वजह से वो मेरे डैड को ले गए। दूसरी तरफ जोकर का कहना है तुम जल्दी ही इल्यूजन में एंटर कर सकोगे, और जैसा जोकर कह रहा था वैसा ही होता है। तभी जियांग अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोने के साथ जोर से कहा मैंने हर साल तक इंतजार किया है। यहाँ तक कि उसके हाथों में तियान जियाओ की सोड आ चुकी थी। साथ ही साथ जियांग उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उसके डैड जियांग से अलग हो गए थे। यहाँ तक कि वहाँ पर काफी सारे डीमन उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं। तभी उन सब ने एक साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि उनमें से एक डीमन ने जियांग के अंदर अपने नाखून घुसा दिए। जबकि जियांग खुद से ही सवाल कर रहा था एनिमी का मतलब क्या है, बस उन्हें काट कर अलग कर दो। जो कहते ही उसने अपने पीछे वाले डीमन को जान से मार दिया, और वो इसी के साथ एक एक करके सभी डीमन को अपनी सोर्ड से काटने लगा। यहाँ तक कि वो उन्हें ऐसे काट रहा था कि जैसे कि वो कोई गाजर मूली हो। उसी वक्त एक डीमन उसके पीछे से आते हुए अपने नाखूनों के साथ उस पर हमला कर चुका, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया था। पर वो उसकी परवाह ना करते हुए काफी गुस्से के साथ अपने सोर्ड से उस पर अटैक कर चुका, लेकिन डीमन अपने नाखूनों के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ उसकी सोर्ड ब्रेक होने वाली थी, पर वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए उसको एक ही बारी में मार चुका। पर ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इतने सारे डीमन को अपने सामने देखकर जियांग बिना सोचे समझे उनके झुंड पर कूद पड़ा, और वो धीरे धीरे उन सबको मौत के घाट उतार रहा होता है। साथ ही साथ एक डीमन को पकड़ते हुए जमीन में दे मारा। उसके ऐसा करते ही वो इल्यूजन खत्म हो गया था, यहाँ तक कि वो पर्सन काफी बुरी तरह से मारा जाता है। तभी पीछे से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अपने जंजीरों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया, पर जियांग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए उस जंजीर को लावा जितना गर्म कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वो जंजीर छोड़नी पड़ी। तभी जियांग का कहना है तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुमको लिबेलुगेन या हेल में होना चाहिए। फिर वो स्पेल कास्ट करते हुए कहता है कि पहले डॉन की ऊंचाइयों से सन की ओर चलो रूलर फ्लेम। उसके ऐसा कहते ही जियांग के आसपास फायर की लपटें आते के साथ उन सबको जलाकर राख कर देती है। अगले सीन में जोकर बाहर निकलते हुए कहता कि इतने खुशी की रात है, थैंक यू चो जियांग। दूसरी तरफ रूंडे टावर के इस नजारे को देखकर सब के सब लोग हैरान हो गए थे। साथ ही साथ एल्डर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, जिस पर बुढ़ऊ बताता कि ये सब उस ड्राइवरलेस कार की वजह से हुआ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर भड़कते हुए कहते कि तेरे की चू जियांग कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर स्ट्राइक टीम तुरंत वापस लौटो। ऑर्डर को सुनते ही वो बंदा सबको बता देता है कि ऑर्डर मिला है कि सब लोगों को यहाँ से जाना होगा, जिस बात पर एग्री करते हुए सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जबकि मार्क्समैन बताता है कि मैं जानता हूँ कि चू जियांग कहाँ पर है, नोर्मा बताना शुरू करो। तभी नोर्मा कहती है चू जियांग के सिग्नल के सोर्स के अनुसार आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, जिस पर मार्क्समैन कहा चू जियांग ठीक है, वह 21वीं मंजिल पर दाखिल हो गया था। जो सुनकर एल्डर को राहत मिली, पर वो सवाल करते हैं कि वो अब क्या कर रहा है। इस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन कहने लगा मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसने मुझे कभी निराश नहीं किया, वह उसको जरूर वापस लाएगा जिसकी हमें जरूरत है। हमारे पास 2 मिनट से ज्यादा का समय है, इसलिए हमारे पास अभी भी समय है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर कहते कि 2 मिनट, उसे तो पहले ही इंफॉर्मेशन लेकर लिफ्ट से नीचे आ जाना चाहिए था। पूरा प्लान टाइम लिमिट से बाहर हो चुका है, अपने स्टूडेंट को तुरंत वापस जाने का ऑर्डर दो। उसको यूं भड़कता देखकर मार्क्समैन बोलता है कि चिंता मत करो, वो अकेले ही इस मिशन को पूरा करेगा और खुद ही इंफॉर्मेशन को हासिल करेगा। जिसके बाद वो अपने पास में रखी रिपोर्ट को उसकी तरफ कर देता है, पर एल्डर को पता नहीं था कि ये क्या है। इस पे मार्क्समैन बताता है कि यह पिछली रिपोर्ट का एक्चुअल वर्जन है, जो हमको नोर्मा से मिला था, उसे मैंने पॉलिश कर दिया है। दूसरी तरफ एल्डर उस रिपोर्ट को देखकर हक्का बक्का हो चुके थे, जबकि मार्क्समैन कहता है अब तुम समझ गए हो है ना, करंट सिचुएशन उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो चीजों को ज्यादा मुश्किल ना बना दे। तभी एल्डर हकलाते हुए बताते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा स्टूडेंट असल में है क्या। जिस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन बताते कि मुझे
मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो यूजफुल है। इस पे प्रोफेसर बोलते हैं लेकिन तुम उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए तुमने उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया। क्या वो उसके बारे में जानता है? जिस पर वो मना करते हुए बताता है उसको नहीं मालूम और ये ट्रस्ट का मामला नहीं है, पर वो एक तेज चाकू की तरह है जिसकी वजह से मैं उस पर नजर रखता हूँ। उसी वक्त प्रोफेसर सीरियस होकर मार्क्समैन से पूछते हैं चू जिहांग का ट्रैकिंग डिवाइस कहाँ पर है? इस पे मार्क्समैन बताने लगा कॉलेज के हॉस्पिटल में उसके एक दांत का ट्रीटमेंट हुआ था और उस समय ट्रैकिंग डिवाइस उसके विजिटम दांत में ट्रांसप्लांट किया गया। साथ ही वो एक टाइटेनियम कवर से ढका हुआ था, इसलिए यह एक्सरे पर नहीं दिखाई देता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों हैरान दिख रहे थे। तभी बुड़ऊ बताता है क्या इतने अच्छे ब्लड लाइन वाले को भी कैविटी हो जाती है? जिस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन कहने लगा मुझे सच में थोड़ी राहत मिली जब मुझे पता चला कि उसके दांत में कैविटी है, और तुम लोग चिंता मत करो, वह जल्द ही मिशन को पूरा कर लेगा। साथ ही साथ जो हमें चाहिए वो उसे वापस लाएगा। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर जिहांग की तरफ आ गया था जहाँ पर वो एक मोस्टर जैसा दिख रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ वो कह रहा था वहाँ पर कोई है उधर ऊपर की ओर। तभी यहाँ से उस पर्सन की तरफ आ गया था जहाँ पर वो गन लेकर गेट के सामने खड़ा था। यहाँ तक कि वो घबराते हुए कहा आजा साले, इस सिक्योर हाउस में एंटर करने का केवल एक ही रास्ता है, चल आजा आजा, मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, पर मुझे तुमसे डर नहीं लगता। यहाँ तक कि सबसे पावरफुल पर्सन भी गोलियों से मारा जा सकता है, पर मेरे पास गन है तो मैं ऐसे कैसे डर सकता हूँ। पर जी हाँ, हीरोइक एंट्री के साथ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उस मोस्टर को अपने सामने देखेकर पर्सन डर के मारे बोला वह फर्श को एक्सप्लोड करके यहाँ आ गया। जो कहते ही उसने गोलियों की बौछार करना शुरू कर दी, पर जिहांग के पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट हो चुका था जो उसको गोलियों से बचाने का काम कर रहा था। साथ ही साथ उसके करीब पहुंचकर उसे गर्दन से उठा चुका और वो उससे कहता कि मरो, सब लोग मरो, तुम्हें मरना ही होगा। जबकि उस बंदे की जान हलक तक आ चुकी थी। अगले सीन में मिंगफई जिहांग को कॉल लगाते हुए कहता है ब्रदर चू जिहांग, फोन का जवाब दो प्लीज, किसी परेशानी में मत पड़ना, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ जिहांग फोन को रिंग होता देखकर उसको बाहर निकालते हुए देखता है तो वो और किसी और का नहीं बल्कि मिंगफई का था। जबकि मिंगफई जितना तेज हो सके उतनी तेजी से कार चला रहा होता है। साथ ही साथ वो परेशान होकर कहा ब्रदर ब्रदर मरना मत, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जिहांग मिंगफई का फोन देखता है जिसकी वजह से उसकी पावर सप्रेस होने लगी। साथ ही साथ वो लू मिंगफई का नाम लेने के साथ नॉर्मल हो गया था। पर मिंगफई परेशान होकर कह रहा था ब्रदर मेरे फोन का जवाब दो, क्या तुमको कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन जिहांग उस पर्सन को खुद से दूर कर देता है जिसकी वजह से वो पर्सन मरते मरते बचा। दूसरी तरफ जिहांग की ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर धीरे धीरे सप्रेस हो रही थी। साथ ही वो बताता क्या मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, पर सामने की तरफ वो बंदा उससे भीख मांगते हुए कहता कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। दूसरी तरफ जिहांग उस फोटो को देखकर पूछता है क्या ये तुम्हारे फादर हैं? जिस पर एग्री करते हुए बंदा कहा कि हाँ ये मेरे फादर हैं। जो सब जानने के बाद जिहांग उससे कहता कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। और सुन बुड्ढे, तुमने कुछ ऐसा लिया है जो तुमको नहीं लेना चाहिए था। ये बात सुनकर वो समझ जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है, इसलिए वो उससे कह देता है कि वो सोफे पर है। जो सुनकर जिहांग उससे सवाल करता है क्या तुमने इसे खोला? जिस बात का जवाब देते हुए वो बंदा उसको बताने लगा था मेरी हिम्मत ऐसा करने की नहीं थी, हम अपने क्लाइंट की प्राइवेट फाइल को देखने का साहस नहीं कर सकते और इसे आज रात भेजा जाना था, लेकिन तुम आ गए हो तो। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी जिहांग वहाँ के लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए नीचे जाने के लिए बटन दबाने के साथ कहा तुमको फाइनेंशियल नुकसान पहुँचाने के लिए माफ करना। ये कहते ही लिफ्ट बंद हो चुकी, जबकि वो बंदा राहत की सांस लेते हुए कहता है कि नहीं यह ठीक है। वैसे क्या ये हो सकता है कि वो एक कुरियर हो? उसी वक्त उसके पास किसी का कॉल आता है जिसको उठाते हुए वो रोने के साथ कहता है डैड मैं आज रात के डिनर के लिए घर आऊंगा, मेरे लिए कुछ गरम गरम बना के रखना। अगले सीन में उनका दिया गया टाइम खत्म हो गया था। जो देखकर प्रोफेसर कहते हैं आखिरकार मिशन पूरा हुआ, तुम ठीक कह रहे थे, चू जिहांग अकेले ही मिशन को पूरा करने में पूरी तरह से काबिल है, लेकिन साथ ही वह दूसरों के साथ काम नहीं कर सकता, उसकी ब्लड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन बताता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट की खोज में केवल सबसे स्ट्रॉन्ग ही एक्सेप्टेबल है। उसकी इस बात पर प्रोफेसर का कहना है लेकिन क्योंकि वह सबसे ताकतवर है इसलिए उसे एक बार फिर से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। मिशन के 1 मिनट और 50 सेकंड के बाद वह पूरी तरह से प्लान से भटक गया और हमें यह भी नहीं पता कि उसने 3 मिनट और 10 सेकंड के दौरान क्या किया। इसके अलावा उसने काफी नुकसान भी पहुंचाया है। इस इंसिडेंट के बाद सफाई करना आसान नहीं होगा। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ मार्क्समैन बताता कि मिशन रिपोर्ट के अनुसार
इस बार वह शायद कंट्रोल खोने के कगार पर था। अगले सीन में हम जिहांग को देखते हैं जिसके हाथ में वही इन्फॉर्मेशन थी, पर वो उसको हासिल करते समय काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कह रहे थे, क्या मैं यह दिखावा कर सकता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुमको इसे संभालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस बात पर मार्क्समैन सोचते हुए बताता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वह लू मिंगफई की तरह हो जिसमें कोई स्पेशल एबिलिटी ना हो। पर वो बुढ़ा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, नॉनसेंस, मिंगफई इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर कहते हैं कि तो फिर बताओ कि तुम्हारा प्रिय स्टूडेंट मिशन के दौरान क्या कर रहा था। अब इस सवाल का जवाब बूढ़ों के पास नहीं था। मिंगफई के बारे में मार्क्समैन बताता है, वो मिशन के दौरान बस एक लड़की के साथ डेट पर था, लेकिन वो वहाँ से जल्द ही निकल गया और अब वो ऑन द स्पॉट की ओर जा रहा है चू जिहांग से मिलने। अगले सीन में जोकर रुंडे टावर को देखते हुए कह रहा था, ऐसा लगता है कि वह परेशान था, वरना कंट्रोल खो चुका चू जिहांग ने निश्चित रूप से उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। फिर वो खुद को साफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें ब्लड रेंज का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए यह व्यर्थ नहीं गया। मैं अगली बार ठीक से मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। जो कहते ही वो वहाँ से चला गया। इसके बाद यहाँ से रुंडे टावर के बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर जिहांग उस बिल्डिंग से बाहर की तरफ आ रहा होता है, पर देखने से ऐसा लगता है कि वो अपने होश में नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर मिंगफई आ गया। दूसरी तरफ मिंगफई आते के साथ जिहांग की तरफ जाने लगा, पर वो उसकी ऐसी हालत को देखकर पूछता है, तुम इस तरह इंजर्ड कैसे हो गए, जबकि जिहांग मिंगफई का नाम पुकार रहा था। जो सुनकर मिंगफई परेशान होने के साथ कहा, ब्रदर तुम इस तरह घायल कैसे हो गए। पर जिहांग अब काफी थक गया है, इसलिए वो गिरने लगा, लेकिन मिंगफई उसको संभाल लेता है। पर जिहांग थकी हुई आवाज से कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर आराम करने दो। और तुम्हारा शुक्रिया मिंगफई, और आखिर में वो तुम थे जो बारिश में आए, थैंक यू। जिसके बाद वहाँ पर हम एक फूल को देखते हैं जो धीरे धीरे हालातों का सामना करते हुए खिल गया। अगर आपको उसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो आपको कमेंट करके लाइक करना होगा। अगर मैं उससे सेटिस्फाइड हो गया तो मैं इसका एपिसोड जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।